हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, आज उसमें देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन का भाग 6। यह कुमाऊं का छठा जिला और अंतिम जिला होगा, जिसमें आज हम बागेश्वर को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें और जीएस की जो सीरीज चल रही है हमारे प्राचीन भारत की, उसको भी ज़रूर देखें पूरा। और वो सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से वीडियो आएंगे। एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने का विचार हो रहा है, जिसमें हम उत्तराखंड के वन लाइनर, महत्वपूर्ण वन लाइनर, हिंदी के वन लाइनर, अगर हो पाया तो कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण वन लाइनर उसी में लाए जाएंगे। यानी एक ही वीडियो में 3 सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाएंगे आपके लिए। शुरुआत में वो सभी प्रश्न लाए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर उसके अलावा बचे हुए सवाल लाए जाएंगे। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आप हमारा मैप देख सकते हैं, जिसमें हमने बागेश्वर भी देखा है, हमारा उत्तराखंड का मैप है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। बागनाथ, अग्नितीर्थ, दानपुर या नीलगिरी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है आज के पहले सवाल का नीलगिरी। मानस खंड में बागेश्वर का नाम है नीलगिरी। इसके अलावा बागेश्वर के क्या क्या नाम है अगर आपको बताए जाएं। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा गया है। उत्तर का वाराणसी कहा गया है। बागेश्वर को बागनाथ भी कहा गया है। एक अन्य नाम है बागेश्वर का व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर। इसके अलावा बागेश्वर को तीर्थ राज भी कहा गया है। तीर्थ राज कहा गया है। इसके अलावा बागेश्वर के अन्य नाम अगर देखें तो बागेश्वर का एक और अन्य नाम मिलता है दानपुर। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। अगला सवाल है आज का हमारा, बागेश्वर का गठन दिवस बताइए। यानी बागेश्वर, किस दिन बागेश्वर का गठन हुआ है। 15 सितंबर, 18 सितंबर, 28 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। बागेश्वर का गठन दिवस बताइए। बागेश्वर का गठन दिवस बताइए, यानी बागेश्वर का गठन कब हुआ है। बागेश्वर का गठन दिवस बताइए। आज का हमारा दूसरा सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज के दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर। तो बागेश्वर का गठन दिवस है 18 सितंबर। और सन अगर पूछा जाए तो बागेश्वर का स्थापना दिवस वर्ष आता है 1997। 1997 में 3 जिलों की स्थापना हुई हमारे उत्तराखंड में, जिनका कोड मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी आपको बता चुके हैं। RCB। आर से है रुद्रप्रयाग, बी से है हमारा बागेश्वर और सी से है चंपावत। याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1997 में उत्तराखंड के 3 जिले बने, जिसमें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत शामिल हैं। बागेश्वर के बारे में कुछ अन्य पॉइंट अगर देखें, बागेश्वर हमारा सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। और मानस खंड में याद रखें, इसी सरयू नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। इसके अलावा हमारी गोमती नदी को यमुना नदी के समान माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी सरयू नदी के किनारे, याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी सरयू नदी के तट पे 14 जनवरी 1921 को हमारे कुमाऊं के श्री BD पांडे जी
और हरगोविंद पंत जी ने उत्तरायणी मेले के दिन कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया था। कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया था, याद रखें, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर भी है, याद रखेंगे, जिसका पुनर्निर्माण 1602 में चंदवंश के शासक लक्ष्मी चंद जी ने कराया था, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बागेश्वर नगरपालिका किस वर्ष स्थापित हुई? बागेश्वर नगरपालिका किस वर्ष स्थापित हुई? हमारे ऑप्शन है 1938, 1968, 1974 और फाइनल ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बागेश्वर नगरपालिका किस वर्ष गठित हुई? ये हमसे पूछा गया सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बागेश्वर नगरपालिका का गठन कब हुआ? तो तुरंत सभी लोग जवाब भी देते रहे। बागेश्वर नगरपालिका, तो इसका राइट आंसर है 1968। 1968। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य अगर देखें, 1974 में, याद रखेंगे सभी लोग, बागेश्वर को तहसील, बागेश्वर क्या बनी? तहसील बनी। 1974 में बागेश्वर क्या बनी थी? तहसील बनी, याद रखेंगे। और बागेश्वर जो जिला बना था, ये किससे अलग होकर बना था? अगर किसी को पता है तो ज़रूर लिख के बताएं। 1997 से पहले बागेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपने बताना है। तो अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा चौथा सवाल। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए, सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो बताइए। तो हमारे ऑप्शन है 1030, अगला ऑप्शन है 1060, अगला ऑप्शन है 1090 और फाइनल ऑप्शन है 1120। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लिंगानुपात ये हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे सभी लोग। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए। तो तुरंत जवाब भी देते रहें सभी लोग। आज का हमारा चौथा सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ प्रश्नों के माध्यम से सारे फैक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल न करें। पुरानी वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा हमने जिले कैसे समझाए हैं। इससे पहले 5 जिले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा कुमाऊं का अंतिम जिला यानी छठा जिला है। इसके बाद हमारे गढ़वाल के जिले स्टार्ट होंगे। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए, आज का चौथा सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1090। लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1000 लड़कों पर बागेश्वर में 2011 की जनगणना के अनुसार 1090 लड़कियां हैं। तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात के बारे में कुछ अन्य जानकारी अगर देखें तो हमारे उत्तराखंड में नंबर 1 पे है अल्मोड़ा। उत्तराखंड के 13 जिलों में नंबर 1 लिंगानुपात में है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1139। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, 1139। इसके अलावा 7 जिले ऐसे हैं, हमारे उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यानी उन 7 जिलों में 1000 लड़कों पर उनसे भी ज़्यादा लड़कियां हैं। और क्रम के हिसाब से पूछेंगे बागेश्वर कौन से नंबर पे आता है, तो लिंगानुपात में बागेश्वर चौथे नंबर पे आता है। ये भी सभी लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर किसी को पता है 2011 के हिसाब से उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था तो जल्दी से लिख के बताएं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आज का पांचवा सवाल। बागेश्वर विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट बताइए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बताइए। तो हमारे ऑप्शन है कपकोट, गरुड़, बागेश्वर, कौसानी। बागेश्वर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बताइए, यानी उसका नाम बताइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है।
बागेश्वर विधानसभा में आरक्षित सीट का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल, बागेश्वर। अगर बागेश्वर जिले के बारे में आपको बताया जाए तो बागेश्वर में जो विधानसभा की सीटें हैं, अगर पूछा जाता है बागेश्वर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो बागेश्वर में केवल 2 सीटें हैं, याद रखेंगे सभी लोग। एक सीट है कपकोट और दूसरी सीट है बागेश्वर, और बागेश्वर वाली सीट आरक्षित है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा विधानसभा का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ हमारे उत्तराखंड का। तो हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं 70-1। तो 70 तो चुने जाते हैं और 1 होते हैं नॉमिनेटेड, यानी मनोनीत होते हैं। और ये मनोनीत इनको कौन करता है? इनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और ये किस वर्ग से आते हैं? ये होते हैं एंग्लो इंडियन। तो 70-1 में जो 1 होते हैं वो तो आपको समझ में आ चुका है। तो ये जो 70 सीटें हैं, याद रखेंगे, इन 70 सीटों में भी 70 विधानसभा की जो सीटें हैं, 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, याद रखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए। 2 सीटें हमारी आरक्षित हैं एसटी के लिए, एसटी माने शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति। और ये 2 सीटें कहाँ कहाँ हैं? एक है चकराता देहरादून में, और दूसरी सीट है नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। अब देखते हैं इन 13 सीटों के बारे में। तो 13 सीटों के अगर देखें, टोटल 70 सीटों में जो एससी के लिए आरक्षित हैं वो 13 सीटें हैं, याद रखेंगे। 2 जिले हमारे ऐसे हैं जहां कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो याद रखेंगे, एक है हमारा रुद्रप्रयाग, एक है हमारा चंपावत। रुद्रप्रयाग और चंपावत में याद रखेंगे 1997, देखो मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। 1997 में 3 जिले बने थे, RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इन तीनों जिलों में ही 2 विधानसभा की सीटें हैं, यानी सबसे कम 2-2 सीटें हैं। और इन 3 जिलों में जो 1997 में बने हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इसमें केवल बागेश्वर ही एक ऐसा जिला है जिसमें कोई सीट आरक्षित है, याद रखेंगे। तो टोटल 13 सीटें जो एससी के लिए हैं, याद रखेंगे। 3 सीटें यानी सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में आरक्षित हैं, याद रखेंगे। सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ हैं, कौन से जिले में हैं? हरिद्वार में है। सबसे कम या 0 कहाँ है? रुद्रप्रयाग और चंपावत में। और विधानसभा, एक और सवाल क्लियर कर देते हैं आपका, विधानसभा की टोटल सीटें हैं 70। अगर पूछा जाए किस जिले में सबसे ज़्यादा हैं विधानसभा की सीटें, तो याद रखें सभी लोग, सबसे ज़्यादा सीटें हैं हरिद्वार में। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिसने हमारा इनसे रिलेटेड ट्रिक वीडियो देखा होगा वो तुरंत आंसर दे देगा। तो आज का हमारा छठा सवाल है, नदियों से रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, तो वीडियो ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो सवाल है हमारा, कोसी नदी की लंबाई बताइए। यहाँ पर हम लंबाई तो सीखेंगे, इसी के साथ ही कोसी नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। ऑप्शन है हमारे 155 किलोमीटर, अगला ऑप्शन है 158 किलोमीटर, अगला ऑप्शन है 165 किलोमीटर, और फाइनल ऑप्शन है 168 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोसी नदी की लंबाई बताइए। आज का हमारा छठा सवाल है, बहुत सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 168 किलोमीटर। जो नदियों को क्रम से याद करने का मैंने ट्रिक बताई थी वो था हमारा कोड। आप वीडियो ज़रूर देख लें। अभी मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, बोल देता हूँ। तो हमारा कोड था, काली भागी अलख के संग, कोसी राम संग भागी। फिर उसके बाद आता है तो से हम टोन्स बनाते हैं, टोन्स के सौ से सरयू, सरयू के यौ से यमुना। तो इस प्रकार हमें 8 नदियाँ क्रम के हिसाब में, यानी उनके लंबाई के घटते क्रम में याद हो जाती हैं। तो उस क्रम में कोसी नदी उत्तराखंड की चौथी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर, याद रखें सभी लोग।
अगर इसका उद्गम पूछा जाए, कोसी नदी का उद्गम बताइए, तो कोसी नदी का उद्गम है कौसानी, एक जगह है हमारी, कौसानी के पास में ही एक स्थल है धार पानी धार। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। धार पानी धार के पास से ही हमारी कोसी नदी निकलती है। अब कोसी नदी अगर पूछा जाए कितने जिलों से बहती है, सबसे पहले अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद यूएस नगर में, यूएस नगर तक बहती है। तो टोटल कितने जिलों में बहती है हमारी कोसी नदी? 3 जिलों में। तो उधमसिंह नगर में एक स्थल है, याद रखेंगे सभी लोग, सुल्तानपुर। उधमसिंह नगर के पास में एक स्थल है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से हमारे राज्य से बाहर होकर कहाँ चले जाती है? यूपी में चले जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में चले जाती है। अब उत्तर प्रदेश में एक स्थल है, याद रखेंगे, चमरौल। उत्तर प्रदेश में एक स्थल है चमरौल। तो चमरौल नामक स्थल में हमारी कोसी नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी का संगम हो जाता है, और जो नदी आगे बढ़ती है वो पश्चिमी रामगंगा होती है। ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट हमारी कोसी नदी के बारे में देखें तो कोसी नदी का एक नाम कौशिकी भी मिलता है। पुराणों में अगर पूछा जाए कोसी नदी का अन्य नाम बताइए, तो कोसी नदी का अन्य नाम है कौशिकी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल हैं। तो याद रखेंगे सुमाली गाड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उलाव गाड़, याद रखेंगे कोसी नदी की सहायक उलाव गाड़। इसके अलावा एक और सहायक नदी है, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, देवगाड़ भी हमारी कौशिकी नदी यानी कोसी नदी की सहायक होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। उम्मीद है इस प्रश्न के माध्यम से आपके सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 7वां सवाल, सरयू व पूर्वी रामगंगा का मिलन बिंदु बताइए। तो सवाल है हमारा, सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन बिंदु बताइए, यानी ये कहाँ पर मिलती हैं? पंचेश्वर, काकरी घाट, कौसानी या रामेश्वर? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे कवर होने वाले हैं। सरयू व पूर्वी रामगंगा का मिलन बिंदु बताइए, यानी इनका मिलन कहाँ पर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन बिंदु बताइए। तो इसका राइट आंसर है रामेश्वर। रामेश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। काकरी घाट में याद रखेंगे, काकरी घाट में हमारा सरयू और पनार नदी का संगम होता है। सरयू और कौन सी नदी? पनार नदी का संगम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और पंचेश्वर में ये सरयू नदी और काली नदी का संगम होता है, याद रखेंगे। रामेश्वर के बाद जब पूर्वी और सरयू मिलते हैं तो सरयू आगे बढ़ेगी, और यही सरयू पंचेश्वर में काली से मिल जाती है और काली नाम से आगे बढ़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारी सरयू नदी के बारे में देखते हैं। सरयू नदी को हमारे मानस खंड में गंगा नदी कहा गया है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। सरयू नदी की लंबाई अगर बताई जाए तो सरयू नदी की लंबाई है 146 किलोमीटर। तो हमारी ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड आता है, इसका अगर उद्गम देखें, हम अपनी सरयू नदी का उद्गम देखते हैं। तो सरयू नदी का जो उद्गम है, जहाँ से ये नदी निकलती है, सरमूल ताल एक स्थल है हमारा झुंडी के पास में, वहीं से ये नदी हमारी निकलती है। बागेश्वर में एक स्थल है सरमूल ताल, झुंडी के पास से ये नदी हमारी निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ अगर देखें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पुंगर नदी और लाहुर नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहता है सरयू से रिलेटेड। सरयू जो है हमारी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, ये भी याद रखें सभी लोग, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। और इससे पहले एक फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम भी होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सारे फैक्ट आप नोट ज़रूर करें। और इनके मिलन बिंदु मैं आपको बता ही चुका हूँ। काकरी घाट में मिलते हैं सरयू और पनार नदी, रामेश्वरम में मिलते हैं सरयू और पूर्वी रामगंगा, और पंचेश्वर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सरयू और काली नदी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 8वां सवाल, पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए।
पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। ग्लेशियरों से रिलेटेड हमारा ट्रिक वाला वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, वो वीडियो ज़रूर देखें। आपके उत्तराखंड के सारे ग्लेशियर कवर हो जाएंगे। अगर याद नहीं हुए तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को भी और ग्लेशियर वाला वीडियो भी। आप एक बार देख ज़रूर लें, वो नोट करें, कहानी सुने जिस तरीके से मैंने बता रखा है। ट्रिक वाली टोटल हमारी 10 वीडियो आ चुकी हैं अभी तक। आप 10 के 10 वीडियो देखिए, आपके 400 से 500 सवाल कवर हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के जिससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने राष्ट्रीय पार्क कवर करे हैं शॉर्ट ट्रिक में, वन्यजीव विहार करे हैं, नदियों को देखा है हमने, बुग्याल देखे हैं, ग्लेशियर देखे हैं, दर्रे देखे हैं। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ग्लेशियर का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं रिविजन के तौर पे। तो पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। तो ऑप्शन है हमारे 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 और 30 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे नए फैक्ट आपके कवर होने वाले हैं यहाँ से। आज का हमारा 8वां सवाल है। तो पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है, 30 किलोमीटर लंबा। अगर चौड़ाई पूछी जाए तो याद रखें सभी लोग, पिंडारी ग्लेशियर की चौड़ाई है 400 मीटर। अब कुछ जानकारी आपको पिंडारी के बारे में ही दे देते हैं। बागेश्वर में कुछ हमारे ग्लेशियर स्थित हैं। पिंडारी तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली सभी में फैला हुआ है। तो बागेश्वर का जो कोड मैंने आपको बताया था, आप जरूर देखें। तो सुंदर ढूंगा, सुखराम, मैकतोली, पिंडारी, ये बहुत सारे ग्लेशियर हमारे बागेश्वर के हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब पिंडारी ग्लेशियर के बारे में जानकारी अगर देखें तो ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे, क्योंकि ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में फैला है, तो इस वजह से कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं हो पाता है पिंडारी ग्लेशियर। अगर पूछा जाए कुमाऊं का सबसे बड़ा बताइए, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, याद रखेंगे सभी लोग। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड या गढ़वाल का बताइए, अगर गढ़वाल का पूछा जाए तो गंगोत्री, और उत्तराखंड का पूछा जाए तब भी गंगोत्री है, याद रखेंगे। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर, गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो है हमारा पिंडारी। पिंडारी याद रखेंगे। अब गंगोत्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गंगोत्री की लंबाई है 30 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई पूछी जाए कितने चौड़ा है ये 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखें आप, आपको बहुत सारे सवाल ज़रूर मिलेंगे वहाँ से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा 9वां सवाल है, लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। आज का हमारा 9वां सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। तो हमारे ऑप्शन है 1938, 1941, 1947 या 1929। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब भी देंगे। प्रश्न भले ही आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इस प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपके सारे फैक्ट कवर करा दिए हैं। ये मान के चले हमारा कंप्लीट बागेश्वर पूरा हो चुका है। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है, आज का हमारा 9वां सवाल, इसका राइट आंसर है 1941। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई है? 1941 में हुई है। तो अगला सवाल अगर पूछा जाए ये लक्ष्मी आश्रम है कहाँ, तो लक्ष्मी आश्रम ये है हमारे कौसानी में। कहाँ स्थित है? कौसानी में। इसकी स्थापना किसने करी थी? अगर पूछा जाए लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी सरला बहन ने। ये सरला बहन कौन है? ये गांधी जी की शिष्या रह चुकी हैं, याद रखेंगे सभी लोग। और इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो इनका रियल नेम है कैथरीन हाइलामन। कैथरीन हाइलामन, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये वही कौसानी है जिसको हमारे गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर होंगे यहाँ से। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारा 10वें सवाल की तरफ। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है कल्पनाथ, गणनाथ, पिंगनाथ या इनमें से कोई नहीं। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है पिंगनाथ पहाड़ियों पर स्थित है हमारा कौसानी। अब कुछ जानकारी आपको कौसानी के बारे में दे देते हैं। कौसानी के बारे में आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौसानी किन नदियों के संगम पर स्थित है अगर पूछा जाए, याद रखेंगे कौसानी हमारा गोमती और गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका नाम कौसानी क्यों पड़ा? तो हमारे प्राचीन समय में एक ऋषि होते थे कौशिक मुनि, उन्हीं के नाम पर हमारे कौसानी का नाम, इस क्षेत्र का नाम कौसानी पड़ा। अगर इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए कौसानी का, या अन्य नाम पूछा जाए, याद रखेंगे कौसानी का एक अन्य नाम है बलना। भारत का स्विट्जरलैंड तो गांधी जी ने कहा ही है। इसके अलावा कुमाऊं का गहना भी कहा गया है इसको। हमारे कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी यहाँ रुके थे 1929 में, गांधी जी आए थे, याद रखेंगे कौसानी में। यहीं इन्होंने कुछ लेख लिखे थे हमने अपने, और गांधी जी लगभग यहाँ पे 12 दिन के लिए रुके भी थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। इसके अलावा कौसानी से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर देखें, सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय यहीं स्थित है। सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय अगर पूछा जाए हमसे कहाँ स्थित है, ये कौसानी में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। और एक मंदिर भी स्थित है, याद रखेंगे पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर ये भी हमारे कौसानी में ही स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बताइए। तो हमारे ऑप्शन हैं कुंती देवी, बिस्नी देवी, बसंती देवी, मालती देवी। इस प्रश्न के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए आपको बताए जाएंगे, तो उनको नोट डाउन जरूर करें सभी लोग। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला, सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिस्नी देवी। बिस्नी देवी, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बिस्नी देवी। अगला सवाल याद रखेंगे, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता जी। मोहन सिंह मेहता जी, ये भी हमारे बागेश्वर से रिलेटेड है। अब बागेश्वर से रिलेटेड जो अगला फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले एक मैप देख लेते हैं। तो मैप से आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर ये मैप अगर ध्यान से देखते हैं आप, उत्तराखंड कहीं पर आप देख रहे हैं यूपी से घिरा हुआ है किसी क्षेत्र में, और ये ऊपर वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं चीन से घिरा हुआ है। ये वाला एरिया हमारा नेपाल से घिरा हुआ है। ये वाला एरिया यूपी से घिरा हुआ है, और ये वाला एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और राज्यों से भी सीमा बनाते हैं। लेकिन कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जो न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर है बागेश्वर। बागेश्वर भी एक लैंड लॉक्ड, यानी स्थल आबद्ध क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। यानी हमारे अपने उत्तराखंड के जिलों से ही घिरा हुआ एक जिला है ये। इसके अलावा रुद्रप्रयाग आप देख सकते हैं, ये टिहरी वाला एरिया देख सकते हैं, और अल्मोड़ा वाला एरिया देख सकते हैं। ये 4 जिले हमारे ऐसे हैं जो स्थल आबद्ध हैं, यानी ये न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं न किसी देश से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कोड बनाया है, ये कोड याद रखें सभी लोग। तो आपके लिए कोड है उत्तराखंड के जो
भू आबद्ध जिले हैं। स्थल आबद्ध या इंग्लिश में इनको लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो बी से है बागेश्वर, आर से है रुद्रप्रयाग, आप देख सकते हैं ये रुद्रप्रयाग है, ये बागेश्वर है। ए से हमारा बनता है अल्मोड़ा और टी से बनता है हमारा टिहरी। अगर सवाल पूछा जाए उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो स्थल आबद्ध हैं, तो उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं जो स्थल आबद्ध, लैंड लॉक्ड या भू आबद्ध हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट करे होंगे। और इस सेशन आज का हमारा समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आता है आपको तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। या आगामी वीडियो बीपीडीओ, उससे पहले हमारा कनिष्ठ सहायक का पेपर है, और इससे पहले इसी माह हमारे सितंबर में सचिवालय सुरक्षा कर्मी का पेपर भी होने वाला है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आप लगाना चाहते हैं तो उत्तराखंड परीक्षावाणी के 8 प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जीएस के प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, और जिले के 6 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं लगभग 22 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। और इसके अलावा खाली सामान्य ज्ञान जीएस के 20, ये जान के चले 15 से अधिक हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनको ज़रूर देखें, उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो वीडियो आप चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, उनको रिवाइज करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। सेशन पसंद आता है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।